नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो भी नंबर आपको गिवन है। कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आपको गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और इसके बाद का प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, वैसे अब हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12, 15 एंड 21। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। यहां पे अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का। 12 को आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 3। 21 हो गया। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अगर एचसीएफ फाइंड करना है किसका, तो 12, 15 और 21 का। हमने आपको एचसीएफ के लिए क्या रूल बता रखा है कि एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है और लोएस्ट पावर के साथ। यहाँ पे कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है कॉमन। सबके पास पावर 1 ही है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया आपको 3। इसके बाद आप एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, ये कितना आ जाएगा? इसमें हम आपको बताते हैं जो कॉमन है उसका हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं और नॉन कॉमन जो फैक्टर्स है उसको भी लेते हैं। तो यहां पे देखो कि अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 है। यहां से आप मैक्सिमम 2 का पावर कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद 3 देखो, 3 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, एक 3 ले लो। इसके बाद 5 इसके पास है, आप यहां से 5 ले लो। 7 इसके पास है, आप यहां से 7 ले लो। सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। यहां से आपको क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया 17, 23 और 29। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको इसका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 17 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपको 17 ओनली, क्योंकि ऑलरेडी 17 क्या है, प्राइम नंबर है। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी 23 होगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब आपको यहां से क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 17, 23 और 29 का। अब यहां पे देखो कि एचसीएफ की जब हम बात करेंगे तो यहां पे 1 के अलावा क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो यहां पे कितना का फाइंड करना है, 17, 23 और 29 का। इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, तो एलसीएम में आपको पता है कि कॉमन जो है वो लेते हो 1 से मल्टीप्लाई, 1 को लेंगे तो भी ना लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर एज इट इज आता है। अब आपको जो भी नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो। एक में 17 इंटू 23 और इंटू 29। सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 23 का 17 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34 और 5 39। और इसको मल्टीप्लाई कर लो 29 के साथ। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 35। और ये आ जाएगा 2, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। ये 9 आ गया, 3 आ गया। यहां पे कितना आ गया, 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया 8 9 और 25 आपको गिवन है। तो यहां पे आप लिख सकते हो उसको 8 9 और 25। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे 8 को पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 8 का, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। और इसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है। हम लोग आ जाते हैं एचसीएफ, किसका फाइंड करना है, तो 8 9 और 25 का। हमने क्या बताया है कि कॉमन टर्म लेना है लोएस्ट पावर वाला।
यहाँ पे देखो कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, 2 इसके पास है तो इसके पास और इसके पास नहीं है, मतलब कॉमन नहीं हुआ। 3 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है तो इसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या, ओनली वन टर्म कॉमन दिख रहा है, वो है आपको 1। इसका मतलब यहां से एचसीएफ आपको 1 आ गया। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका, तो 8, 9 और 25 का। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या पता है आपको कि आप कॉमन टर्म तो लेते ही हो, साथ ही साथ नॉन कॉमन टर्म्स को भी लेते हो। इसका मतलब यहां से 2, 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 3 और इसके बाद 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा, या 48 को डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ गया आपको, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा यहां पे 72 होगा, 72 का 25 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया, ये आपको आ गया 1800। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया गया 306 और 657 का 9, और कहा गया कि एलसीएम फाइंड करना है आपको। यहां पे आपको ये रूल पता होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ये तो आपको रूल पता है, अब उसी का यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले आपको ये रूल पता होगा, एचसीएफ ये इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 9 इंटू एचसीएफ ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 306 और इंटू 657 के। इसका मतलब अगर हम यहां से, आपको क्या पूछा गया है, यहां पे एलसीएम आपको पूछा गया है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 9 इंटू एलसीएम। यहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 639, ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, 34 आ गया। 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, ये आपको आ गया यहां से 22338। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एलसीएम, हम लोग कह सकते हैं हेंस एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 22338 के। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब आपसे पूछा गया कि क्या चेक करना है कि कभी भी जो है वो 6 टू द पावर n जो है वो क्या कभी इंड हो सकता है 0 के साथ, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहां समझो, इफ द नंबर 6 टू द पावर n ends with the digit 0, then इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले समझो इसके कॉन्सेप्ट को। अगर कोई डिजिट 0 से इंड हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब आपको ये पता है, वी नो दैट एनी नंबर with the unit place as 0 और 5, 0 और 5, तो ये डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय 5। 5 से क्या होता है, वो डिविजिबल होता है। इसका मतलब हम लोग आगे कह सकते हैं कि यहां पे देखो, अगर हम लोग 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अगर 6 टू द पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 टू द पावर n, ऐसे ही लिख सकते हो। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है, हेंस it is clear that for any natural number n, 6 to the power n is not divisible by 5।
डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स क्यों आखिर कंपोजिट है। सबसे पहले आपको ये पता है कि कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर जो हो 2 और मोर देन 2 हो, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका मतलब यहां पे आप समझो, हम लोग इसको मान लेते हैं, यहां पे एक नंबर को आप n1 मान लो और n1 क्या दिया गया आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। यहां से आप 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन लोगे 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 13 इंटू 11 7 जा 77 और 1 कितना आ जाएगा ये 78। 78 अब देखो 13 इंटू, अब आप 78 को क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये तो 6 आ जाएगा, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आ जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे आ जाओ, एक नंबर को आप मान लो यहां पे लेट, इसको n1 मान ले हो, इसको सेकंड वाले नंबर को आप n2 मान लो। n2 इक्वल्स टू आपको दिया गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस कितना दिया गया 5। अब यहां पे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 5 को कॉमन ले सकते हो। 5 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा तो 5 इंटू 1, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42 42 और यहां पे 4 3 जा 12 2 जा 24, 42 और 24 को मल्टीप्लाई करो 1008 आया, प्लस 1 कर लो ये कितना आ गया 1009। अब अगर इसको आप करना चाहो तो यहां पे क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि ये भी जो आपको दिया गया ये क्या आ गया, ये भी तो आपको प्राइम नंबर्स का मतलब फैक्टर्स आ गया, यहां भी आपको प्राइम नंबर्स का फैक्टर आ गया। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि जिस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या आ जाएगा कंपोजिट नंबर। तो आप लिख दो यहां पे बोथ n1, फर्स्ट नंबर को हमने n1 माना था और सेकेंड नंबर को हमने n2 माना था। n1 and n2 are expressed as product of primes, therefore both the numbers are composite। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। okay, कार्य कि suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां से क्या पूछा गया कि एक सर्कुलर जो है वो पाथ है, मतलब स्पोर्ट फील्ड है जिसमें सोनिया और एक और रवि नाम का कोई लड़का है, एक लड़की है और एक लड़का है जो कि अपना क्या करता है राउंड लगाता है। तो सोनिया को लगता है टोटल 18 मिनट एक राउंड करने में, रवि को लगता है टोटल 12 मिनट। अब आपसे पूछा गया कि सपोज मान लो कि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से, तो आगे आपसे पूछा गया अगर सेम डायरेक्शन में भी दोनों जा रहा हो कितने मिनट के बाद जो है वो दोनों दोबारा मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हो एलसीएम फाइंड कर लेते हो। यहां पे 18 और 12 का आप एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वही मिनट होगा जिसके बाद वो दोबारा फिर से मिल सकता है। ओके, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि meet again at starting point will be the LCM of 18 minute
and 12 मिनट। यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ 18 and 12 कितना आ जाएगा? यहां पे 18 और 12 का अगर एलसीएम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? से अगर 2 से करेंगे तो 9, 6, 3 से करेंगे 3, 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, यहां पे कितना आ जाएगा? 6 3 जा 3 2 जा 6 3 जा 18 2 जा कितना आ गया? 36। यहां से आपको एलसीएम मिल गया 36। ओके, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं हेंस दे will meet each other at starting point after कितना मिनट के बाद? तो 36 मिनट के बाद। ओके, इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पे आपको दिया गया रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। यहां पे आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में पता है, थ्योरम 1.3 पे आ जाओ। कहा गया आपसे कि लेट p बी अ प्राइम नंबर्स, कार्य कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, कार्य कि व्हेन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको यहां पे क्या दिया गया? इसका प्रूफ दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे थ्योरम नंबर 1.4 में दिया गया √2 इज इरेशनल। अब आपको यहां पे प्रूफ करके बताया गया कि √2 कैसे इरेशनल है। यहां पे मान लिया गया कि √2 जो है वो रेशनल है, और इसके बाद √2 को रेशनल मानने के बाद हम लोग उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, जिससे कि प्रूव हो गया कि कभी भी √2 जो होगा जैसे ही p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। और कभी भी रेशनल नंबर को हम लोग ऐसे a बाई बी आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया कि पहले √2 को रेशनल मान लिया, इसके बाद आपको पता है कि इंटीजर r और s, यहाँ पे √2 को r बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि r और s जो है कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई भी। अब हम लोग डिवाइड करते हैं √2 को, तो ये क्या आ जाएगा? a बाई बी आ जाएगा, a एंड b आर प्राइम, इसका मतलब b √2 a के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे अगर बोथ साइड का, यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, इसका मतलब 1.3 में 8 फॉलो 2 डिवाइड्स बाय a, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब हम लोग a इक्वल टू यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया और b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, इट मींस ये हुआ कि 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा b को। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं a और b जो हो गया वो लिस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हम लोग ये रूल जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि a और b जो है वो उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये अब यहां पे कहा जा सकता है कंट्राडिक्शन में कि बिकॉज ऑफ एन इनकरेक्ट एजम्पशन √2 इज रेशनल। हम लोगों ने √2 को जो माना था वो रेशनल, वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि √2 क्या है? एक इरेशनल है। अब आपको प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल है। यहां पे आप इसको प्रूफ कर लो सेम प्रोसेस से। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम √3 इज रेशनल, रेशनल मान लेते हैं हम लोग इसको। अब आपको यहां पे आप कह सकते हो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b, जहां पे b जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं सच दैट √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a बाई बी आ जाएगा। हम लोग सपोज करते हैं कि a और b, लेट a एंड b have a common factor other than 1. We can divide by the common factors. और हम लोग मान लेते हैं and assume a और b जो होगा वो कोप्राइम होगा, कोप्राइम। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरफ देखो, b इस तरफ आ जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो b √3 जो है ये इक्वल किसके आ जाएगा? तो b √3 जो है वो a के इक्वल आ जाएगा। ओके, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 3b स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आ जाएगा? a स्क्वायर, a स्क्वायर के।
इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड थ्योरम 1.3 में आपने पढ़ा है 1.3 इट फॉलोज दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ए किसके इक्वल आ जाएगा 3c के इक्वल आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर c अब हम लोग पुट करते हैं a पुटिंग फॉर a इसका मतलब वी गेट 3b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 9c स्क्वायर के दैट इज b स्क्वायर जो है वो 3c स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं therefore a and b have at least 3 as a common factor। लेकिन ये क्या हो रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है बट दिस contradict that fact that a and b are co-prime। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं because of our incorrect assumption that √3 is rational। इसका मतलब हम लोग कंक्लूजन तक क्या पहुंचे we conclude that √3 is irrational।